वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधिवक्ता या वकील कैसे बने। बहुत से स्टूडेंट्स जब उनसे पूछा जाता है 10वीं 12वीं या फिर बचपन में कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या आईपीएस आईएएस, और उनमें से एक होता है कि वकील भी बनना चाहते हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो ब्लैक कोट पहने और कोर्ट में जाकर लोगों को न्याय दिलवाने का कार्य करे। तो बेसिकली वकील का कार्य क्या होता है? जस्टिस दिलाना। जस्टिस दिलाना मतलब कि अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई आपको लगता है कि किसी ने अपराध नहीं किया है, तो आप उन्हें जस्टिस दिला सकते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ एक वकील ही न्याय दिला सकता है। आम नागरिक भी न्याय दिला सकते हैं, लेकिन उसके अपने अलग अलग रास्ते हैं न्याय पाने के और न्याय दिलाने के। लेकिन जब आप देखिएगा, कभी भी किसी दो व्यक्तियों के बीच या दो संगठनों के बीच लड़ाई या फिर मतभेद होता है, तो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। कोर्ट में देख लूँगा या देख लूँगी का मतलब क्या होता है कि उन्हें पूरा भरोसा है हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर। वहाँ पर उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर मुझे कहीं पर भी जस्टिस या न्याय नहीं मिलता है तो मुझे कोर्ट में मिलेगा। तो एक जो वकील होता है या फिर एक अधिवक्ता होता है, उसका कार्य होता है न्याय या फिर जस्टिस दिलाना। तो अब आप कैसे एक वकील बन सकते हैं? एक कन्फ्यूज़न आ गई कि भाई इतना अच्छा प्रोफेशन है तो फिर मैं कैसे वकील बन सकता हूँ, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है, मुझे जल्दी बताओ, अब मुझे वकील ही बनना है। ओके, तो उसी के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि वकालत जो है वो एक प्रोफेशनल करियर है या फिर प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे कि आप सीए बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, फिर सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, और बहुत सारी अदर जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती है उसी के लेवल की होती है वकालत। ओके, यानी कि लॉ की डिग्री। सो देखिएगा, लॉ आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और कहीं से भी आप लॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। पहली जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 3 ईयर्स की या फिर 3 साल की जो एलएलबी कोर्स है या फिर डिग्री है वो प्रोवाइड करवाती है। हालांकि अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसके थ्रू 5 ईयर्स की भी जो एलएलबी है वो प्रोवाइड करवाएगी, मतलब एलएलबी कोर्स प्रोवाइड करवाएगी। अब देखिएगा, 3 साल की एलएलबी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस बिटवीन 5 साल की जो ये डिग्री होती है एलएलबी की क्या क्यों होती है और 3 साल की क्यों होती है, उसके बारे में आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो देखिएगा, 3 साल की जो डिग्री है एलएलबी डीयू से हो सकती है। डीयू उसके एलिजिबिलिटी या फिर कहे योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिएगा, अगर आपको डीयू से 3 साल की डिग्री करनी है तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको दिल्ली से लॉ करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से पास आउट है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स जो है, मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि एक मार्क्स लिमिट होती है कि अगर किसी के 33% मार्क्स आएंगे तो क्या वो एलिजिबल है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो देखिएगा, बेसिकली 50% एलिजिबिलिटी है, मतलब कि 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। कौन सा एग्ज़ाम के लिए उसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, ओबीसी के लिए 45% है एंड एससी एसटी के लिए 40% मैक्सिमम मार्क्स या फिर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उनकी डिग्री पास आउट में। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हमने एलिजिबिलिटी के लिए बात की। देखिएगा, एलिजिबिलिटी में जब एज की बात आती है तो एज मान लीजिएगा कि अगर आपने बीए या अर्थात ग्रेजुएशन या फिर बीकॉम या फिर बीएससी कुछ भी कंप्लीट कर लिया है, मतलब बेसिक सी बात, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है 3 साल की, 4 साल की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। आपकी एज यहाँ पर मायने नहीं लगती, चाहे आप 21 ईयर्स के हो या 51 ईयर्स के हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ परस्यू करने के लिए कोई
एज का क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली। जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं कि भाई यूपीएससी में है कि भाई 21 साल से बड़ा व्यक्ति पेपर दे सकता है, मतलब 21 साल एटलीस्ट एज होनी चाहिए, और उसके बाद जो अलग अलग SC ST जनरल के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस फॉर DU LLB। ओके, CUET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आप CUET पोर्टल से अप्लाई करेंगे, फ़ी पे करेंगे, देन आप एक एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम का सिलेबस होगा जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। ओके, तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं CUET की वेबसाइट से। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में कहे तो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, देन मेरिट बेस्ड जो सीट अलॉट होती है, मतलब कि जिसकी जितनी रैंक हो, जितनी अच्छी रैंक होगी उस हिसाब से उसे सीट अलॉट होंगी। देखिएगा लगभग 2000 से 2500 के आसपास सीट्स है DU में LLB के लिए। तो उन्हीं में मतलब लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं हर साल। ओके, तो दिस इज़ व्हाट हाउ DU LLB कैन बी डन। ओके, सबमिट प्रेफरेंस क्या है? DU कैंपस में कैंपस लॉ सेंटर है, लॉ सेंटर 1 है, लॉ सेंटर 2 है। इसे CLC के नाम से कॉमनली जाना जाता है, LC1 एंड LC2 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिएगा CLC जो है वो एक ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग यानी ओल्ड बिल्डिंग है DU की, और LC1 और LC2 है वो न्यू बिल्डिंग है। बाकी कोर्स सब कुछ सेम है, टीचर्स वगैरह सब सेम है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। वही की रैंक के आधार पर सीट अलॉट की जाती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी आती है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आती है। अब देखिएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमें 2 तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, एक 5 साल का और एक 3 साल का। ओके, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो क्लेट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब AILET और कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्लेट देखिएगा देश में कितनी भी यूनिवर्सिटी है लॉ से रिलेटेड, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन के लिए होता है 5 साल की LLB होती है। 12th कंप्लीट करने के बाद अगर आपके 45% प्लस मार्क्स है देन यू कैन गो फॉर 5 ईयर LLB। आप क्लेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर LLM की बात करें तो जब आप 5 साल की ये डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद 2 साल का या फिर 1 साल का ये डिग्री कोर्स होता है LLM, वो आगे की स्टडीज़ होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ये। मतलब कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो LLB के लिए एग्ज़ाम है लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लोकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वगैरह पूछा जाता है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ एट्सेट्रा की तैयारी करनी पड़ेगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वही है, कॉमन सी बात, क्लेट पोर्टल पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देना है, देन स्कोर अच्छा होगा, रैंक अच्छी होगी तो आपको सीट मिल जाएगी। अब AILET के बारे में बात करें, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो देखिएगा दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है उसके लिए एक सेपरेट टेस्ट होता है। उसमें सेम जो सिलेबस हमने ऊपर डिस्कस किया सेम वैसा ही सिलेबस है, सेम वही प्रोसीजर है, खाली दिल्ली की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग से एक लाइक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है। अब देखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स कई ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज़ के चंगुल में फंस जाते हैं। फेक यूनिवर्सिटीज़ इन द सेंस बहुत से स्टूडेंट्स कार्य कर रहे होते हैं, काम मतलब कि कहीं जॉब कर रहे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा मोटिव होता है कि वो कहीं ना कहीं लाइक काम भी करेंगे, UPSC की तैयारी भी करेंगे, और कहीं ना कहीं ऑप्शन बी होना ही चाहिए, तो ऑप्शन बी के थ्रू लॉ कर लेंगे, और फिर फेक यूनिवर्सिटीज़ उनको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाती है और वो लॉ किसी काम की नहीं रहती। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली गाइडलाइंस रिलीज़ करता है और कहता है कि कोई भी किसी भी तरीके की ओपन जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त नहीं होगी। मतलब आप लॉ अगर ओपन यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखना ज़रूरी है कि क्या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया है या नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा।
तो DU और NLU की बात करें स्पेसिफिकली, तो देश के बहुत सारे प्रेजेंट में जज है, पास्ट में जज है, और बहुत सारे बड़े बड़े जो एडवोकेट्स है, एडवोकेट यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर बड़े बड़े राज्यों के जो वकील है वो कहीं ना कहीं DU से और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं लॉ। अब देखिएगा करियर की बात करते हैं कि भाई अगर मैं लॉ कर भी लूँ, लॉ में डिग्री कर भी लूँ, उसके बाद क्या? वो कहते हैं ना कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अब क्या? अब क्या? अब क्या? कुछ नहीं। मतलब आप देखिएगा कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप अपनी बार काउंसिल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिएगा डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स भी होती है, स्टेट बार काउंसिल्स भी होती है, ऑल इंडिया बार काउंसिल्स भी होती है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार काउंसिल वगैरह, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट्सेट्रा, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो देंगे। देन आप अपने जो केसेस है वो कोर्ट में लड़ पाएंगे। एक बहुत अच्छी कन्फ्यूज़न मेरे को यहाँ पर याद आई। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं कौन सी लॉ करूँ, क्रिमिनल लॉ करूँ, फैमिली लॉ करूँ, कॉर्पोरेट लॉ करूँ, या कौन सी लॉ करूँ। देखिए लॉ कोई पर्टिकुलर नहीं होती कि आप कभी कहीं जाए कॉलेज में और आप सर से बोले सर मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है, आप सिर्फ मुझे क्राइम से रिलेटेड जितने भी लॉ है वो पढ़ाइए। देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना होता है। फिर आप जब केस लड़ते हैं तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, मतलब कि मान लीजिएगा कि आपको कहीं मिल गया कोई केस मिल गया आपको क्रिमिनल लॉ का, कोई फैमिली लॉ का, या फिर कोई अदर लॉ का आपको मिल गया, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कौन से लॉयर बन रहे हैं, क्रिमिनल लॉयर या फैमिली लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर एट्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ समझ आया हो, एटलीस्ट अगर आपको इस वीडियो के थ्रू 15% भी समझ आया हो ना, 85% का मैं नहीं कह रहा, लेकिन 15% भी समझ आया हो ना, तो मेरे लिए इनफ है। आप कमेंट कीजिएगा, उन कमेंट के थ्रू मैं और इस वीडियो को मतलब कि डेवलप करूँगा, डेवलप इन द सेंस कि इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। 15% यहाँ से हो गया तो 30% आगे आने वाली वीडियोस से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ओके, तो कन्फ्यूज़न देखिएगा परफेक्ट कुछ भी नहीं है, परफेक्ट तो ये वीडियो भी नहीं है। ओके, तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूज़न जो कन्फ्यूज़न थी उसके आंसर मिले, जिसके नहीं मिले कमेंट कीजिएगा, दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।